हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड की हर एक परीक्षा में पत्रकारिता व जनसंचार माध्यम से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, जो एक एवरग्रीन टॉपिक है। और फ्रेंड्स, उत्तराखंड के आने वाली सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं, चाहे आपका पटवारी लेखपाल का एग्जाम हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो या फिर कनिष्ठ सहायक का। तो दोस्तों, आज की है क्लास इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न है कि नौकरी के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले पत्रों को कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, आवेदन पत्र। जो दोस्तों नौकरी के लिए प्रस्तुत पत्र किए जाते हैं तो वह आवेदन पत्र होते हैं। और आवेदन पत्र दोस्तों फॉर्मल लेटर का प्रकार है। बात करें कि अनुस्मारक पत्र, तो अनुस्मारक पत्र दोस्तों जब किसी कार्यालय में कोई कार्य लंबित हो तो उसे याद दिलाने के लिए जिस पत्र का प्रयोग किया जाता है उसे अनुस्मारक पत्र कहते हैं। प्रतिवेदन पत्र की बात करें तो जब किसी घटना, कार्य आदि के संबंध में छानबीन और पूछताछ करने के बाद तैयार किया गया विवरण जिसे किसी अधिकारी के सामने प्रस्तुत किया जाए, ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों प्रतिवेदन पत्र का प्रयोग किया जाता है। शासकीय पत्र, तो यह दोस्तों सरकारी पत्र होता है और सरकारी पत्र औपचारिक पत्र होता है। सरकारी पत्र की बात करें तो इसका प्रयोग दोस्तों सरकारी कार्य या फिर सरकारी कार्यालयों में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी कार्यालय में लंबित किसी मामले में किसी प्रकार की कार्यवाही हेतु स्मरण दिलाने के लिए किस पत्र का प्रयोग होता है, तो इसमें दोस्तों अनुस्मारक पत्र का प्रयोग होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बताइएगा कि बधाई, शोक व निमंत्रण पत्र किस प्रकार के पत्र हैं, तो यह दोस्तों अनौपचारिक पत्र हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी। याद रखिएगा कि जो अपने रिलेटिव्स, सगे संबंधियों को पत्र लिखे जाते हैं तो वह अनौपचारिक पत्र होते हैं। जिनसे दोस्तों हमारे निजी संबंध होते हैं तो उन्हें भी अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्रों में दोस्तों अभिवादन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जो अन्य पत्र होते हैं उनमें प्रणाम, आशीर्वाद आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बताना है कि भारतीय समाचार पत्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1939 में। 1939 में दोस्तों भारतीय समाचार पत्र संघ की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय दोस्तों दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन रहेगा, बताना है आपको कि सरकारी पत्र में हमेशा किस शैली का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अन्य पुरुष शैली। अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है सरकारी पत्रों में। एक होता है दोस्तों अर्ध सरकारी पत्र, जिसमें दोस्तों उत्तम शैली या फिर मध्यम पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो सरकारी पत्र होते हैं दोस्तों तो यह एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को लिखा जाता है, जबकि अर्ध सरकारी पत्र जो होता है तो वह एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को लिखा जाता है। ये सभी बातें आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस पत्र में महोदय मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि से शुरू होता है। तो जो दोस्तों सरकारी पत्र होते हैं तो यह पत्र महोदय मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, ठीक है, तो इस वाक्य से शुरू होते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्ध सरकारी पत्र किसे लिखा जाता है। ठीक है, पीछे बताया आपको कि अर्ध सरकारी पत्र जो होता है तो वह एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को लिखा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को लिखा जाता है तो वह सरकारी पत्र होता है, या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य को लिखा जाता है तो वह भी दोस्तों सरकारी पत्र होता है। ठीक है, और एक दोस्त से दूसरे दोस्त को तो वह दोस्तों अनौपचारिक पत्र होता है। 8वां प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा कि टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है मामलों को नियमानुसार निपटाना। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो अब देखिए बात करें कि टिप्पण, तो टिप्पण जो होता है दोस्तों इसे अंग्रेजी में नोटिंग कहते हैं। ठीक है, और इसके दो भाग होते हैं, एक तो टिप्पणी भाग और दूसरा दोस्तों पत्राचार भाग। ठीक है, तो याद रखिएगा कि टिप्पणी के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, टिप्पणी भाग और पत्राचार भाग। ठीक है, और टिप्पणी जो लिखी जाती है दोस्तों हमेशा सीधी व सरल
शैली में लिखी जाती है और जिस सीट पर लिखी जाती है उसे नोट सीट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जो पत्र सरकारी विभागों, अधीनस्थ निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों को लिखा जाता है उसे कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, सरकारी पत्र। अगला प्रश्न है कि अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक व नाम एवं पदनाम होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वाएं और शीर्ष पर। ठीक है, तो वाएं और दोस्तों शीर्ष पर लिखा जाता है प्रेषक व पदनाम। ठीक है, प्रेषक कौन होता है? तो दोस्तों प्रेषक पत्र भेजने वाला होता है और प्रेषिती जो होता है तो वह पत्र पाने वाला होता है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? तो ईमेल दोस्तों एक परंपरागत ठीक है, ईमेल जो है तो यह एक आधुनिक दृश्य माध्यम है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि संचार में शोर का मतलब क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, संचार प्रक्रिया में बाधा। जब दोस्तों संचार प्रक्रिया में कोई बाधा आए तो उसे क्या कहते हैं? उसे शोर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं। देखिए, पासपोर्ट का प्रयोग कब किया जाता है? जब हम एक देश से दूसरे देश को जाते हैं। ठीक है, तब हमें पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो इसे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों पारपत्र। ऑप्शन सी राइट रहेगा। अगला प्रश्न है कि समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है। सही आंसर है ऑप्शन बी, उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है दोस्तों? जो मुख्य बात होती है तो वह सबसे पहले बताई जाती है, इसे ही उल्टा पिरामिड शैली बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि टिप्पणी लेखन की शैली सदैव होनी चाहिए। तो पीछे बताया आपको कि टिप्पणी की जो लेखन शैली होती है तो वह सीधी व सरल होनी चाहिए। ठीक है, मतलब सीधे साधारण शब्दों में लिखी जानी चाहिए जिससे समझने में आसानी हो। अगला क्वेश्चन है कि किस पत्र के माध्यम से एक साथ सभी संबंधित कार्यालयों को किसी सूचना, आदेश आदि से अवगत कराया जाता है? जब दोस्तों हम एक ही पत्र के द्वारा सभी को, ठीक है, कार्यालय के सभी कर्मचारी हों, ठीक है, उन्हें जब हम सूचना आदेश देते हैं तो उसके लिए परिपत्र का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, परिपत्र को ही दोस्तों गस्ती पत्र भी बोलते हैं, सर्कुलर लेटर भी दोस्तों परिपत्र को ही बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि संक्षेपण मूल पाठ का कितना लिखा जाना चाहिए? जो दोस्तों समरी होती है तो समरी, ठीक है, पूरे लेसन की, पूरे पाठ की 1/3 कम से कम होनी चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन सी। 18वां प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनिकोड फंट नहीं है? तो दोस्तों जो कुर्तीदेव फंट है तो यह यूनिकोड फंट नहीं है। अब देखिए, जो हिंदी के 2 फंट होते हैं, हिंदी जो टाइपिंग की जाती है तो 2 प्रकार के फंट में की जाती है, यूनिकोड फंट और दोस्तों नॉन यूनिकोड फंट। जो वर्तमान में सबसे प्रचलित फंट है तो वह यूनिकोड फंट होते हैं, जिसमें दोस्तों मंगल फंट, अपराजिता फंट और कोकिला फंट आदि आते हैं। ठीक है, और जो दोस्तों कुर्तीदेव या फिर चाणक्य फंट है तो यह नॉन यूनिकोड फंट है। देखिए, जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछा गया था कि चाणक्य क्या है। ठीक है, उसमें ऑप्शन दिए थे कि हिंदी फॉन्ट, इस प्रकार की सॉफ्टवेयर, ठीक है, इस प्रकार से कुछ ऑप्शन दिए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न रहेगा, बताना है दोस्तों कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला जाता है पत्रकारिता को। राइट आंसर है ऑप्शन ए। 20वां प्रश्न है, किसके माध्यम से रिसीवर प्राप्त संदेश को समझने की कोशिश करता है? तो दोस्तों रिसीवर मतलब जो प्रेषित होता है, पत्र पाने वाला, ठीक है, तो वह संदेश को डिकोडिंग करके समझने की कोशिश करता है। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए, जो प्रेषक होता है, जो पत्र भेजता है तो वह पत्र को इनकोडिंग करके भेजता है।
अगला प्रश्न है कि जब संचार प्रक्रिया में संचारक व प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है तो उसे कहते हैं, मतलब प्रेषक और प्रेषित जिस संचार प्रक्रिया में एक ही व्यक्ति होता है तो उसे दोस्तों अंतव्यक्तिक संचार कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी। जैसे देखिए, एक पूजा करने वाला बंदा होता है, जो पुजारी होता है वो अपने मन मन में बातें बोलता है, भगवान से प्रार्थना करता है, तो वह किस प्रकार का संचार है? तो वह दोस्तों अंतव्यक्तिक संचार है। सुनने वाला भी खुद होता है और बोलने वाला भी दोस्तों खुद होता है। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट व मोबाइल फ़ोन किस प्रकार के संचार माध्यम हैं? तो दोस्तों यह है मुद्रित श्रव्य माध्यम है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 23वां प्रश्न है कि जनसंचार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो जनसंचार को दोस्तों अंग्रेजी में मास कम्युनिकेशन कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए। जनसंचार या फिर संचार क्या होता है? जब दोस्तों हम अपने मन के हाव भाव, अपनी बातें किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, ठीक है, उसी माध्यम को संचार या फिर जनसंचार माध्यम कहते हैं। ठीक है, इसके दोस्तों 3 माध्यम होते हैं, मुद्रित माध्यम, श्रव्य माध्यम या फिर दृश्य माध्यम। 24वां प्रश्न है कि प्रारूप लेखन का अर्थ है? तो प्रारूप लेखन का अर्थ होता है दोस्तों पत्र का कच्चा रूप तैयार करना। ठीक है, जब देखिए अब जो हमारे 2 प्रकार के पत्र होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र जो होते हैं दोस्तों, उनका कोई फॉर्मेट नहीं होता है, उसमें हम दोस्तों अपने मन के हाव भाव व्यक्त करते हैं। ठीक है, जो औपचारिक पत्र होते हैं, ठीक है, जैसे सरकारी पत्र, आवेदन पत्र, या फिर हम जब छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसका अपना एक फॉर्मेट होता है। उसी फॉर्मेट में दोस्तों हमें वह पत्र लिखना होता है, जिसे पत्र का कच्चा रूप कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन वी राइट रहेगा। पत्र का कच्चा रूप तैयार करना प्रारूप लेखन कहलाता है। 25वां प्रश्न है कि संपादक किसे कहते हैं? संपादक दोस्तों उसे कहते हैं जो खबर को त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाने वाला होता है। ठीक है, जो दोस्तों खबर को या न्यूज़ को, ठीक है, बिना गलती के बनाकर छापने योग्य बनाता है, उसे संपादक कहते हैं। ये थे आज के दोस्तों हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, आज का आपका सवाल रहेगा कि तमिलनाडु की राजभाषा क्या है? तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम। तो आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि तमिलनाडु राज्य की राजभाषा क्या है। ठीक है, साथ में बताइएगा दोस्तों आज की यह क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपका इस वीडियो को लेकर अच्छा रिएक्शन रहा, ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आई, तो इसका अगला पार्ट जरूर आएगा। ठीक है, जिसमें दोस्तों नेक्स्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।